नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पृष्ठी द रे ऑफ लाइट पे। आज काफ़ी लंबे समय बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा इंडियन पावर सेक्टर परफॉर्मेंस। राइट, ये परफॉर्मेंस जो है वो हर महीने जारी होती है आधिकारिक जो वेबसाइट है उनके ऊपर। तो हम लोग हर महीने इसका एनालिसिस करेंगे, है ना। हर महीने अराउंड सेकेंड वीक में अपन प्रीवियस मंथ का एनालिसिस देखेंगे, है ना। हालांकि अभी जून का महीना चल रहा है, मई के आंकड़े मुझे बताने चाहिए, लेकिन आधिकारिक तौर पे अभी आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। तो क्योंकि नया वित्त वर्ष अप्रैल से शुरू होता है तो मैंने कहा क्यों नहीं शुरुआत अप्रैल से ही की जाए, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इंडियन पावर सेक्टर परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर हम किन किन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको उन बिंदुओं से अवगत करा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए 5 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन हम नहीं करेंगे, मात्र 8 से 10 मिनट में पूरी बात में रखूंगा, ठीक है ना। तो देखिए ये हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2023 के परफॉर्मेंस की, ठीक है ना, जिसके अंदर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करेंगे। 30 अप्रैल 2023 तक क्या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रही, फिर उस पर्टिकुलर महीने के अंदर कैपेसिटी के अंदर एडिशन किस में हुआ, कन्वेंशनल पावर प्लांट में हुआ तो कितना हुआ, रिन्यूएबल्स में हुआ तो कितना हुआ, ठीक है ना। अब ये कन्वेंशनल क्या होते हैं, रिन्यूएबल क्या होते हैं, इसको लेकर के मैं पूरी चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ, है ना। आई थिंक दो तरह के एनर्जी सोर्सेज हैं, उनका क्लासिफिकेशन है, उनके एग्जांपल्स हैं, ये सारी बात ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, आप देख सकते हैं, है ना। फिर अपन देखेंगे जनरेशन वास्तव में कितना हुआ, कन्वेंशनल से कितना हुआ और रिन्यूएबल से कितना हुआ, है ना। फिर इस पर्टिकुलर महीने के अंदर जो पीक डिमांड है वो कितनी मीट आउट की गई, है ना। एंड फाइनली इन द लास्ट वी विल डिस्कस द ऑल इंडिया प्लांट लोड फैक्टर, दैट इज पीएलएफ। ये क्या होता है, ये कितने परसेंटेज रहा, है ना, उसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, इंस्टॉल कैपेसिटी से, ठीक है ना। देखिए इंस्टॉल कैपेसिटी की मैं काफ़ी बार चर्चा कर चुका हूँ। तो ये जो आधिकारिक आंकड़े हैं, ये मैंने जो देखिए रेड कलर में यहाँ पे लिखा है CEA, इसका मतलब है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये सारे के सारे आंकड़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, पूरी PDF है। मैं आपको केवल समरी के फॉर्म में बता रहा हूँ, हालांकि मैंने लिखा मेगावाट में है, पर आपको मैं आंकड़े गीगावाट में शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ये वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी एज ऑन 30th ऑफ अप्रैल 2023, तो 416.59 गीगावाट, है ना। इसको आप कहेंगे तो 4,16,000 मेगावाट में कन्वर्ट हो जाएगी ना। इस 416.59 गीगावाट में से जो रिन्यूएबल का शेयर है वो है 125.69 गीगावाट। परसेंटेज की फॉर्म में अगर हम निकालें तो अराउंड 30% रिन्यूएबल की इंस्टॉल कैपेसिटी 30 अप्रैल 2023 तक इंडिया के अंदर हो चुकी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो नीचे मैंने पॉइंट लिखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, है ना। एक्चुअली आरई का जो टारगेट है, आरई मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, है ना, जैसे सोलर है, विंड है, बायोमास है, जियोथर्मल है, स्मॉल हाइड्रो है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, है ना। तो इंडिया ने जो टारगेट रखा था रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, वो रखा था 175 गीगावाट, जो कि हमको अचीव करना था 31 दिसंबर, है ना। 31 दिसंबर तक हमको अचीव करना था 2022 तक, जो कि समय निकल चुका है और हम अभी भी इसको अचीव नहीं कर पाए हैं। ये अभी आंकड़ा 125 तक पहुंचा है, अभी भी 50 गीगावाट की इसमें कमी है। उम्मीद करते हैं इस ये 31 दिसंबर 2023 तक तो अचीव हो जाना चाहिए, है ना। जिस हिसाब से प्रोग्रेस चल रही है ऐसा लगता है हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका ब्रेकअप देख लेते हैं कि जो 416 गीगावाट अप्रोक्सीमेट अपन ले लेते हैं, उसमें कितना किसका शेयर है। देखिए सबसे पहले देखिए हम कोल की बात करें तो अराउंड 50%, 51% कोल का शेयर है, 30% हमने कहा रिन्यूएबल का है। फिर हाइड्रो, ये है लार्ज हाइड्रो, ठीक है ना। रिन्यूएबल्स के केस में जो हाइड्रो है वो स्मॉल हाइड्रो है, ध्यान रखिएगा, है ना। लार्ज हाइड्रो का शेयर भी काफ़ी है, 12% के आसपास। न्यूक्लियर का काफ़ी कम है, डीजल का और ही कम है, और गैस का भी करीब करीब 6% के आसपास है, ठीक है ना। अब जो ये रिन्यूएबल का शेयर है 30%, इसके अंदर आप देखें स्मॉल हाइड्रो का करीब करीब 5% के आसपास, सॉरी 2% के आसपास है। विंड का है 10% के आसपास, बायोमास का 2.5% के आसपास। मेजर शेयर जो है वो सोलर का है इसके अंदर, है ना, 30% में, राइट। तो ओवरऑल पिक्चर आप लोगों के सामने क्लियर हो गई है कि इंस्टॉल कैपेसिटी का सिनेरियो क्या है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है कैपेसिटी एडिशन, कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल। तो इस पर्टिकुलर महीने के अंदर कन्वेंशनल पावर प्लांट के अंदर किसी प्रकार का कोई प्लांट ऐड नहीं हुआ, है ना, कोई भी कैपेसिटी ऐड नहीं हुई। जो भी पुराना इंस्टॉल्ड है उसी से जो जनरेशन हो रहा है वो हम दिखाएंगे आगे, है ना। रिन्यूएबल के अंदर कैपेसिटी का एडिशन हुआ, 532.49 मेगावाट के जो प्लांट है वो उसमें ऐड हुए, ठीक है ना।
अगला पॉइंट है हमारा जनरेशन का, एक्चुअल जनरेशन, है ना। मैं पहले ही काफ़ी बारी चर्चा कर चुका हूँ कि इंस्टॉल कैपेसिटी एक अलग चीज़ है और एक्चुअल जनरेशन अलग चीज़ है ना। देखिए ऑल इंडिया मंथली एनर्जी जनरेशन इस महीने का जो है वो 140.55 बिलियन यूनिट रहा, है ना, अप्रैल महीने के अंदर, जिसके अंदर कन्वेंशनल का जनरेशन जो है वो 123.658 बिलियन यूनिट है, जबकि रिन्यूएबल का जनरेशन मात्र 16.53 बिलियन यूनिट है ना। देखिए आप रिन्यूएबल का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तो 30% है, लेकिन अगर आप जनरेशन की बात करें 140 में से ये 16 बाई 140 करेंगे तो अराउंड मुश्किल से ये 12% के आसपास आएगा, है ना, 12-13%, जबकि इंस्टॉल कैपेसिटी तो 30% है। इसका क्या रीजन है आगे अपन चर्चा करेंगे, राइट। इसका भी थोड़ा ब्रेकअप देख लेते हैं किसके सोर्सेज से क्या क्या जनरेशन हो रहा है। तो देखिए ये स्लाइड आपको बताती है कि थर्मल से 140 में से 111 तो करीब करीब बिलियन यूनिट थर्मल का ही है, अराउंड 80% थर्मल है पार्ट है ना। न्यूक्लियर का 2.5% है ना, फिर आपके हाइड्रो का 6% के आसपास है, रिन्यूएबल का टोटल 12%, जैसा कि मैंने आपको बताया 12%, उसमें से भी सोलर का हाईएस्ट है ना, बाकी सबका कम है, विंड का बहुत कम है 3% के आसपास, है ना, बायोमास का बहुत ही कम है, स्मॉल हाइड्रो का भी बहुत कम है, मेजर पोर्शन जो है वो आपके सोलर का है ना। तो आपके सामने मैंने पिक्चर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में किस सोर्स का कितना शेयर है और जनरेशन में किसका कितना शेयर है वो सारी बात मैंने कर दी है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात की, कैपेसिटी एडिशन की बात की, जनरेशन की बात की, अब हम बात करेंगे पीक डिमांड मैट, है ना। इसके अंदर एक ही आंकड़ा है, हालांकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अप्रैल तक 416 गीगावाट हो चुकी है, लेकिन जो पीक डिमांड है वो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इस महीने के अंदर रही, वो कितनी मीट आउट हुई, वो हुई 215.88 गीगावाट, है ना। पीक डिमांड आप समझते होंगे, जैसे हमारे घर में भी हम मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक जो हमारा एनर्जी कंजप्शन का जो पैटर्न है वो वेरी करता है एज पर दी नीड ऑफ कस्टमर, है ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हाईएस्ट जो डिमांड रही उसको हम कहते हैं पीक डिमांड, है ना। अगर आप लोड वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर आपको पीक डिमांड नजर आएगी, उसी को हम कहते हैं पीक डिमांड, है ना। तो सेम सिनारियो बड़े लेवल के ऊपर यहाँ भी देखा जाता है, ठीक है ना। अब अंतिम बात के ऊपर अपन आ गए हैं, ऑल इंडिया प्लांट लोड फैक्टर, पीएलएफ शॉर्ट फॉर्म है, उसका पूरा नाम है प्लांट लोड फैक्टर, है ना। ऑल इंडिया प्लांट लोड फैक्टर रहा 71.55%, है ना। अब ये प्लांट लोड फैक्टर का मतलब क्या है, तो देखिए प्लांट लोड फैक्टर एक्चुअली एक ऐसा फैक्टर है जो आपको दिखाता है कि प्लांट की कैपेसिटी एक्चुअल में कितनी है और वास्तव में वो कितना जनरेट कर रहा है ना। तो देखिए इसकी डेफिनेशन को थोड़ा मैं तरीके से आपको बता देता हूँ। इट इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ द एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड, एक्चुअल में कितना जनरेशन हुआ बाय अ पावर प्लांट टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी इट कुड हैव जनरेटेड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अप्रैल महीने की हम बात करें इस महीने की, तो इस महीने में मान लीजिए कि एक 100 मेगावाट का प्लांट है ना, वो थर्मल प्लांट की बात करें तो 24 घंटे मान लीजिए ऑपरेशन में रहा, तो वास्तव में कितना जनरेशन कर सकता है और एक्चुअल में कितना किया, एक्चुअल में कितना किया और वास्तव में कितना कर सकता है, वो जो रेशियो है वो आपका प्लांट लोड फैक्टर कहलाता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि जो कन्वेंशनल पावर प्लांट है, पर्टिकुलरली थर्मल पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट, इनका प्लांट लोड फैक्टर काफी ज्यादा होता है ना, अराउंड 80 to 85% होता है, जबकि रिन्यूएबल्स जो एनर्जी सोर्सेज हैं, क्योंकि आप सोलर के एक्चुअल अगर आप वर्किंग आवर्स देखें, है ना, वर्किंग आवर्स मीन्स कितने समय तक प्लांट एक्चुअल में ऑपरेशन में रहेगा, वो डिपेंड करता है रेडिएशंस के ऊपर, है ना, सनशाइन आवर्स कितने हैं। तो अपन एक रफ आइडिया मान लेते हैं कि मॉर्निंग 8 से लेकर के इवनिंग 5 तक, है ना, तो आपको 7-8 घंटे ही मुश्किल से मिल पाते हैं, जबकि थर्मल पावर प्लांट पूरे 24 घंटे चलता है ना। तो नेचुरली इनका प्लांट लोड फैक्टर जो है वो रिन्यूएबल्स का कम रहेगा, है ना। तो लास्ट में आपको बता देता हूं कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं दे ऑपरेट एट ए हायर प्लांट लोड फैक्टर ऑफ अराउंड 85%, जबकि रिन्यूएबल्स के केस में मैंने जैसा कि आपको बताया सोलर प्लांट का प्लांट लोड फैक्टर केवल और केवल 19 से 20% है, जबकि विंड का थोड़ा कंपेरेटिवली ठीक रहता है, अराउंड 25, 26, 27% के आसपास रहता है। तो वहां पर जो अभी मैंने आपको बताया 71% ये ओवरऑल है, जिसके अंदर सारे सोर्सेज इंक्लूड हैं। ओवरऑल प्लांट लोड फैक्टर आपका 71.5% हो गया, क्योंकि रिन्यूएबल्स का कम है तो ऑब्वियसली ओवरऑल जो डेटा है वो कम हो जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, जो कि मैंने नई सीरीज शुरू की है इंडियन पावर सेक्टर परफॉर्मेंस, है ना। ये हर महीने अपन शुरुआत करेंगे इसकी।
अप्रैल का मैंने बता दिया, जैसे ही मई के आंकड़े आएंगे हैं तो मैं आपको उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा। और इन जनरल सेकेंड वीक ऑफ द मंथ के अंदर अपन प्रीवियस मंथ के परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। सो आप सभी का एक बार धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें।